अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PPSC IQ मास्टर। आज हमारा केमिस्ट्री लेक्चर का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सॉलिड स्टेट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, जिसमें आज के लेक्चर में हम 30 MCQs अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द स्लूप ऑफ प्लॉट बिटवीन PV एंड P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में स्लूप जो है वो PV और प्रेशर के दरमियान में क्या होगा। तो हमने पढ़ रखा है कि जो स्लूप ड्रा करवाते हैं PV और P के प्रेशर के दरमियान में, तो जो वो होता है कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम जो है लेते हैं, हमने पढ़ रखा है कि स्लूप जो होता है वो इक्वल होता है, स्लूप इक्वल होता है डेल एक्स डेल वाई ओवर डेल एक्स। ठीक है, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लें इनिशियल पॉइंट में डेल वाई y1, ठीक है, y1, ठीक है, और फाइनल पॉइंट पे y2 लें। ठीक है, तो इसमें जो है जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हम फिर पुट कर लेते हैं स्लूप में। s इज़ इक्वल टू डेल वाई हमारे पास क्या था, ज़ीरो ओवर डेल एक्स, तो ये होते हैं ज़ीरो के। तो राइट आंसर जो हमारा बनता है वो ज़ीरो बनता है। ठीक है, तो B हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ इज़ ओबेड इन डैश स्केल। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में जो चार्ल्स लॉ होता है वो किस पे ओबे करता है, किस टेम्परेचर पे, सेल्सियस पे, केल्विन पे या फ़ारेनहाइट पे। तो इन तीनों में से जो है वो चार्ल्स लॉ ओबे करता है केल्विन स्केल पे। हमने पढ़ रखा है कि P1 और V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है चार्ल्स लॉ में। ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर जो है इसको टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है अगर हम सेल्सियस में लेते हैं तो वो दैट इज़ नॉट इक्वल टू V1 ओवर T1 नॉट इक्वल टू V2 ओवर T2। तो अगर हम केल्विन स्केल में लें तो ये जो है V1 ओवर T1 इक्वल होता है V2 ओवर T2। FSC की बुक में जो है इसकी एग्जांपल भी गिवन है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर जो है हमारे पास टेम्परेचर T1 जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो हो 6, V1 जो है वो अगर हो V1 इज़ इक्वल टू 566 सेंटीमीटर क्यूब हो। ठीक है, 566 सेंटीमीटर क्यूब, और T2 जो है हमारे पास अगर हो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और V2 हमारे पास हो 746 डिग्री सेल्सियस। अगर इनको आप लोग उसी फार्मूले में जो पहले मैंने लिखा था V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू V2 ओवर T2, इसमें पुट अप करें तो ये दैट इज़ नॉट इक्वल टू V1 ओवर T1 जो है नॉट इक्वल टू V2 ओवर T2 होता है। अगर आप इसमें, ठीक है, जो है T1 जो टेम्परेचर था हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, अगर इसको आप केल्विन में लेते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं 273 केल्विन, ठीक है, और इसमें भी जो है 270 दूसरे टेम्परेचर में भी 273 केल्विन जो है ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग करके देखेंगे तो आपकी जो V1 ओवर T1 इक्वल होगा V2 ओवर T2 के। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो केल्विन बनता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0.5 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट द सेम टेम्परेचर वुड बी। तो इसमें बोला गया है कि अगर हाइड्रोजन गैस जो है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसकी डेंसिटी जो है 0.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो, तो उस डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस क्या होगी सेम टेम्परेचर पर। हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है PM/RT के। ठीक है, हमने फार्मूला ये पढ़ रखा है, FSC की बुक में गिवन है। D इज इक्वल टू होता है PM/RT। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो PR भी कांस्टेंट है। ठीक है, और टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, प्रेशर भी कांस्टेंट लेते हैं, तो हमारे पास जो डेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 2 ग्राम होगा। ठीक है, और जो अब मीथेन है CH4, इसका जो है वो बनता है 16। तो यहाँ पे देखें जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, वो कितने के बराबर, मतलब 8 टाइम ग्रेटर है। हाइड्रोजन गैस मीथेन गैस से 8 टाइम ग्रेटर है। तो अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 टाइम को। ठीक है, 0.5 ग्राम को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 4। तो राइट आंसर आता है 4। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हीलियम गैस इफ्यूज फ्रॉम अ होल ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब वेसल इन 5 सेकेंड। टाइम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। द टाइम फॉर द इफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सेम होल ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब विल बी। तो यहाँ पे T2 पूछा गया है, T1 पहले गिवन है। ठीक है, T1 गिवन है, V1 भी गिवन है। V1 जो है 10 डेसीमीटर क्यूब है और T1 जो है वो 5 सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट में हमने दूसरे पार्ट में हमने ये करना है, T2 मालूम करते हैं और ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है और उसका वॉल्यूम जो है वो 10 डेसीमीटर क्यूबिक है। V2 जो है 10 डेसीमीटर क्यूबिक है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ग्राहम लॉ में फार्मूला था कि V1/T1 मल्टीप्लाई, ठीक है, V1/T1 मल्टीप्लाई T2/V2 दैट इज इक्वल टू M2/M1 अंडर रूट। ये हमने ग्राहम लॉ में फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें आप लोग वैल्यू पुट करें। V1 जो है वो 10 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, और टाइम हमारे पास T1 जो है 5 सेकेंड है, मल्टीप्लाई कर लें। T2 हमने मालूम करना है और V2 जो है हमारे पास वो भी 10 सेकेंड है। ठीक है, और जो है M2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कितना है, 32 है, और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 4 है। ठीक है, 4 8 द 32 होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे आप लोग कट भी कर सकते हैं, 8 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 से कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो बचता है वो T2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 8। तो 8 का अंडर रूट लेते हैं तो 2.8 आता है। ठीक है, और यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे 5 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे बाकी बच जाएगा T2। तो 5 को 2.8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 14 सेकेंड। ठीक है, 14 सेकेंड आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो क्या है, 14 सेकेंड। बी हमारा राइट आंसर है। और ये वाला जो क्वेश्चन है
ये SPSC में जो है 2024 में जो है ये पेपर कंडक्ट हुआ था, उसमें ये MCQs आया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है। आप लोग, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट इज़ कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट जो है वो क्या हो सकता है? एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, एग्जाम्पल ऑफ बफर सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर बनता है कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट लिक्विड क्रिस्टल होगा। कोलाइडल सोल्यूशन भी नहीं होता। कोलाइडल सोल्यूशन वो होता है जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, ठीक है। बफर सोल्यूशन भी नहीं हो सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल बनता है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। A gas that has highest value of van der Waals coefficient of attraction। इसमें से आपने बताना है कि कौन सी गैस है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है van der Waals coefficient अट्रैक्शन में, किसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी? तो यहाँ पे मीथेन देख लें। अमोनिया में देखिए, अमोनिया में मोर पोलैरिटी है, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जिसकी पोलैरिटी, एक बात आप लोग ने याद रखनी है, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी उसकी van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोफिशिएंट अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया है, अमोनिया की जो पोलैरिटी है, अमोनिया मोर पोलैरिटी शो करता है, ठीक है। और उसके अगर आप इसको ऑर्डर में, इसी सवाल को ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो फर्स्ट पे जो कोफिशिएंट अट्रैक्शन है, ठीक है, वो अमोनिया की सबसे हाईएस्ट होगी, NH3 आएगा। फिर उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आएगा और उसके बाद हाइड्रोजन गैस आएगा, ठीक है। तो इन चारों गैस में से जिस गैस की सबसे ज़्यादा पोलैरिटी होगी उसी गैस का जो van der Waals कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसमें जो पहले हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा है, ये हमारा ये भी जो है SPSC में रिपीट हो चुका है। 2024 में जो पेपर आया था, ठीक है, उस पेपर में ये दोनों क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है 7। केरोसिन इज़ लिक्विड इन रूम टेम्परेचर ड्यू टू द। केरोसिन जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इसकी वजह ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है। ऑर्गेनिक नेचर तो होते हैं, ज़्यादा अक्सर होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर साइज़ जो है इसका राइट आंसर बनेगा। डाइपोल फोर्स ये भी नहीं है। केरोसिन ऑयल की जो कार्बन चेन होती है वो होती है, हमने देखा था कि C10 से लेकर C16 तक होती है, ठीक है। कार्बन 16 तक इसकी लॉन्ग चेन होती है। तो ये लॉन्ग चेन की वजह से जो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग चेन में जो है वो लिक्विड हो जाता है। लॉन्ग चेन जितने कार्बन हाइड्रोजन की जो लॉन्ग चेन होगी वो जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो उतना जो है वो मॉलिक्यूलर साइज़ भी उसका ग्रेटर होगा और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कुछ गैसेस, अगर शॉर्ट लॉन्ग चेन हो, ठीक है, कार्बन चेन जो है शॉर्ट हो, ठीक है, तो वो गैसेस में हमने पढ़ा था, गैसेस में भी कुछ आ जाता है, कुछ लिक्विड में सॉलिड में भी आ जाता है। जिसकी ज़्यादा लॉन्ग चेन होगी उसका मॉलिक्यूलर साइज़ भी ग्रेटर होगा और ये जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो केरोसिन ऑयल इज़ लिक्विड इन रूम टेम्परेचर ड्यू टू द मॉलिक्यूलर साइज़, ठीक है। ग्रेटर मॉलिक्यूलर साइज़ इसका ग्रेटर होता है। राइट आंसर जो है हमारा सी है, मॉलिक्यूलर साइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द स्ट्रेंथ ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्ड इज हाउ मैनी टाइम लेस देन दैट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। ये एफएससी की बुक में एज इट इज़ लाइन गिवन है, ठीक है। तो ये भी हमने इसका टाइम भी देखना होता है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, बुक में होते हैं, ठीक है, एग्जामिनर इसको पिक भी कर लेते हैं। तो ये आप लोगों ने इसको गौर से पढ़ना है, ठीक है। एफएससी की बुक में से आपने इसको गौर से पढ़ना है, अच्छे तरीके से देख लेना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड से कितने टाइम। इसका जो राइट आंसर बनता है वो 20 टाइम्स। 20 टाइम जो है कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रोंगर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से 20 टाइम। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 20 टाइम कोवेलेंट बॉन्ड से लेस स्ट्रेंथ है, लेस है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 20 टाइम लेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following hydrogen bond is expected to be of maximum strength? अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीपीएससी के एग्ज़ाम में 2022 में जो कंडक्ट हुआ था उसमें आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है किसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पे देखें ये वाले जो दो हैं इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, ठीक है। और इन दो के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। H2O वाटर जो है यहाँ पे देखें ऑक्सीजन H2O और इसके अंदर देखें तो ये जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग होती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से अगर फ्लोरीन भी होता तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। तो राइट आंसर हमारा बनता है ए इज़ द राइट आंसर। HOH स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। A correct comparison of boiling point is। तो इसमें जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें स्टूडेंट जो है वो ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका ज़्यादा होगा, कंपेयर करें। तो NH3 अमोनिया इज़ ग्रेटर दैन HF, नो। यहाँ पे HF जो है HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है और अमोनिया की जो है कम है, ठीक है। तो ये जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये HF इज़ लेस देन टू द वाटर, यस, ये राइट आंसर है। यहाँ पे देखें HF इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इसकी स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रोंगर है। और यहाँ पे देखें जो वाटर है वाटर HOH, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जितना ज़्यादा एटम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो HF जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू द मोर पोलर नेचर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा B बनता है। NH3 लेस देन H2O, नो, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। राइट आंसर इज़ B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। A substance that is soluble in water due to dipole induced dipole force। इसमें से कौन सी सब्सटेंस है जो कि soluble ज़्यादा होती है वाटर में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स की वजह से। तो राइट आंसर हमारा बनेगा KRC। ग्लूकोज नहीं, HCl भी नहीं है, H2S भी नहीं है। तो C जो है हमारा राइट आंसर बनेगा। इसकी वजह ये है कि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। यहाँ पे देखें ग्लूकोज भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और डाइपोल अट्रैक्शन होता है।
तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स जो है वो उस वक्त होती हैं जब जिसके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो, ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं, लोअर डाइपोल फोर्स हो, लोअर डाइपोल फोर्स हो, ठीक है। तो उसमें जो है ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HCl भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, H2S भी है, क्रिप्टोन जो है नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्रिप्टोन ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। What happened to the level of mercury on altitude of mountain? तो जैसे जैसे हम जो है कोई भी आप लोग थर्मामीटर एल्टीट्यूड पर लेकर जाते हैं, ठीक है, हाईली माउंटेन रेंज पे चले जाएं तो वहाँ पे लेकर जाते हैं, तो उसका जो मरकरी लेवल होता है, ठीक है, थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी होता है उसका जो लेवल होता है वो ड्रॉप कर जाता है। क्योंकि जब जैसे जैसे बुलंदी पर जाते हैं तो उसका जो प्रेशर हो जाए, हवा का जो प्रेशर होता है वो कम होता जाता है और जो मरकरी का जो लेवल है वो ड्रॉप कर जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बी बनेगा। तो लेवल ऑफ मरकरी बिकम, ये तो बन ही नहीं सकता, मरकरी लेवल जो है ड्रॉप हो जाएगा। वी कैन नॉट डिटरमाइन वेपर प्रेशर थ्रू मरकरी एट हाई एल्टीट्यूड, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। मरकरी लेवल रिमेन कांस्टेंट, तो नहीं, हमने पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो मरकरी लेवल जो होता है वो ड्रॉप कर जाता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following factor does not affect the viscosity of liquid? इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि लिक्विड की विस्कोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता? अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो जो विस्कोसिटी होती है वो लो हो जाती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर वीक हों तो लो विस्कोसिटी होती है, ठीक है। कैपर रिएक्शन का इस पर कोई असर नहीं होता, ठीक है। कैपर रिएक्शन एक अलग से एक फिनोमेना है कि कैपर रिएक्शन में एक नैरो ट्यूब में जो वाटर को लेते हैं, ठीक है, तो वो ये एक अलग फिनोमेना है। इसका जो कैपर रिएक्शन का जो इफेक्ट है वो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, कैपर रिएक्शन। तो राइट आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द आइडियल गैस obeying kinetic theory of gas can be liquefied if, अगर सॉरी ये हमने दो ही फैक्टर पढ़े हैं आइडियल गैसेस में, ठीक है, कि जो टेम्परेचर है अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से लो होगा, ठीक है, तो जो गैसेस होंगी वो लिक्विफाई कर जाएंगे। और इसी तरह अगर प्रेशर जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल प्रेशर से, तो हमारी जो गैसेस हैं वो लिक्विफाई कर जाती हैं। तो यहाँ पे देखें तो पहला फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रेशर इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल प्रेशर, ये राइट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें नॉट बी लिक्विफाई, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखें ये जो है प्रेशर इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर इज़ लोअर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज़, आप लोगों ने सरफेस टेंशन का यूनिट याद रखना है, ठीक है, रखना है। ये FSC की बुक में एज इट इज़ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है कि सरफेस टेंशन जो होती है वो इज इक्वल टू होती है फोर्स पर लेंथ, ठीक है, फोर्स पर लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो राइट आंसर जो बनेगा न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। और एक और यूनिट भी होता है डाइन, न्यूटन जो है डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पर सेंटीमीटर। तो ये वाला भी अगर ये भी आ जाता तो आप लोगों का राइट आंसर ये बनना था। अब यहाँ पे है कि सिंपल उन्होंने दिया हुआ कि सरफेस टेंशन जो है वो दैट इज़ इक्वल टू होती है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। The density of gas is 0.259
ग्राम पर लीटर एट 400 केल्विन। टेम्परेचर भी दिया गया है एंड 190 टॉर। प्रेशर भी दिया गया है। फाइंड इट्स मोलर मास। इसका आपने मोलर मास फाइंड करना है। फार्मूला हमने पढ़ा था डेंसिटी का, D इज इक्वल टू PM/RT। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अच्छा, एक बात याद रखनी है, यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो प्रेशर दिया गया है, वो टॉर में दिया गया है। तो इसको आपने पहले ATM में कन्वर्ट करना होता है। तो FSC की बुक में भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 ATM होता है, ठीक, सॉरी 1 टॉर होता है, वो 760 के इक्वल होता है। 1 टॉर इज इक्वल टू 760। ठीक है, तो आपने इसको 190 को डिवाइड करना है 760 पे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.25। प्रेशर अब क्या होगा, 0.25 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें डेंसिटी का जो फार्मूला था और D इज इक्वल टू PM/RT था। ठीक है, तो डेंसिटी हमने प्रेशर भी कन्वर्ट कर लिया इसको, प्रेशर को। अब हमने निकालना क्या, मोलर मास। मोलर मास यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे हमारे पास बचेगा RT/P। ठीक है, तो R सॉरी D, हाँ सही है। तो D सॉरी M इज इक्वल टू DRT/P। तो डेंसिटी हमें गिवन है, दी गई है 0.259। R हमने लेना है 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं कर दूँ 0.0285। ठीक है, 285। R कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसकी वैल्यू आप लोगों की बुक में गिवन है। ठीक है, FSC की बुक में गिवन है। और टेम्परेचर हमें दिया गया 400 केल्विन। डिवाइड करना है आपने 0.25 के साथ, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो 34 ग्राम पर मोल होगा। राइट आंसर है 34 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following pair of gases will have identical rate of effusion under similar condition? इसमें से कौन सी है जो कि सिमिलर कंडीशन पे जो उसका रेट ऑफ इफ्यूजन है वो आइडेंटिकल होगा? गैसेस कंपेयर करनी है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेन। अच्छा, इसमें हमने ये देखना है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर मास जो है किसका सेम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और इथेन का मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं होता। डाइड्यूटेरियम और हीलियम। डाइड्यूटेरियम का जो होता है मोलर, डाइड्यूटेरियम है, ठीक है, ड्यूटेरियम का 2 होता है और डाइड्यूटेरियम है तो 2, 4 होगा। ठीक है, और हीलियम का भी 4 होता है। हीलियम का मोलर मास भी 4 होता है। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा, ये आइडेंटिकल है। ठीक है, सिमिलर कंडीशन है। और डाइड्यूटेरियम एंड डाइप्रोटियम ये भी सेम नहीं है, इसका भी मॉलिक्यूलर मास सेम। इथेन और इथीन इसका भी मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो B ऑप्शन बनता है, डाइड्यूटेरियम एंड हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। At what temperature is the root mean square speed of nitrogen gas, ठीक है, इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोपेन गैस एट STP। तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि जो रूट मीन स्क्वायर होती है, रूट मीन स्क्वायर बराबर होती है रूट मीन स्क्वायर N इज इक्वल टू नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर है प्रोपीन की। प्रोपीन का जो फार्मूला होता है C6। हमने रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला पढ़ रखा है कि 3RT/M इज इक्वल टू 3RT/M। ये उसके केस में भी
दोनों के प्रोपेन और ये वाला जो है ये नाइट्रोजन गैस के केस में है, और ये जो है प्रोपेन C3H8 के केस में होता है। प्रोपेन C3H8 होता है, ठीक है। रूट मीन्स केयर ये इसकी। तो यहाँ पे देखें जो 3RT है, ठीक है, एज इट इज़ लिखेंगे 3RT। और नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास जो होता है वो 32 होता है। और देखिए 3RT, ठीक है, कैपिटल लिखना है आपने। T ओवर ये जो है प्रोपेन का मोलिकुलर मास होता है 44 होता है। तो इसको आप लोगों ने खुद हल करना है। तो यहाँ पे देखें ये 3RT जो है 3RT से कैंसिल हो जाए, इसका आप लोग स्क्वायर ले लें दोनों साइड से। तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोगों ने खुद कर लेना है इसको, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। आपका फाइनल जो आंसर निकलेगा वो 173.7 के निकलेगा। बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसके अंदर जो वंडर वाल फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होती है, वो वीक हो जाती है, ठीक है। और जो विस्कोसिटी होती है उसकी डिक्रीज कर जाती है। तो राइट आंसर इज बी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अ वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू। अच्छा, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। ये PPSC के क्वेश्चन में PPSC के एग्ज़ाम में आ भी चुका है। यहाँ पे है कि जो वाटर का जो ड्रॉप है जब गिरता है तो वो स्फेरिकल शेप में क्यों होता है। तो इसका जो रीज़न है विस्कोसिटी तो नहीं हो सकता, सरफेस टेंशन की वजह से जो इसका जो साइज़ होता है वो स्फेरिकल हो जाता है, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल, रिफ्लेक्शन भी नहीं होता, मॉइस्चर भी नहीं होता। तो बी आंसर हमारा जो है राइट आंसर होगा। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग लिक्विड के अंदर जो हीट का अच्छा कंडक्टर कौन सा होगा। तो मरकरी जो है बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, क्योंकि जो थर्मोमीटर में जब हम मरकरी को यूज़ करते हैं, हम थर्मोमीटर में मरकरी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मरकरी होता है इसको थोड़ा सा भी हीट अप किया जाए तो वो इसका जो लेवल होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, इसका लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो ये जो मरकरी जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। तो राइट आंसर अल्कोहल भी नहीं हो सकता, ईथर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है। मरकरी जो है लिक्विड में हीट का बेस्ट कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। डैश इज मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ लिक्विड की क्लैरिटी किस चीज़ से की जाती है। तो रिडक्शन से भी नहीं होती, कंडक्टिविटी टर्बिडिटी से जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स को देखा जा सकता है। तो टर्बिडिटी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। Gases deviate from ideal behavior because molecules। गैसेस जो हैं आइडियल बिहेवियर कब शो करती हैं। तो हमने बहुत सारे फैक्टर पढ़े हैं कि गैसेस जो हैं, गैसेस का टेम्परेचर पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, प्रेशर पे भी होता है इफ़ेक्ट, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कलरलेस नहीं हो सकता, ठीक है। गैसेस जो हैं हमने पढ़ा था कि आइडियल बिहेवियर पे डेविएट उस वक्त करती हैं जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या नहीं होती। ये फिनोमेना जो है डिस्कस करता है कि आइदर हमारी जो गैसेस है वो आइडियल बिहेवियर शो करती है या नहीं करती, ठीक है। अगर इसके अंदर जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, ठीक है, वो जो है आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती है, और जिसके अंदर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्ट ईच अदर ये आएगा राइट आंसर। आर स्फेरिकल, गैसेस आर स्फेरिकल, नो। हैविंग हाई स्पीड, नो। तो राइट आंसर हमारा जो है अट्रैक्ट ईच अदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द टर्म विच अकाउंट्स फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन अ वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन जो है इसका राइट आंसर बनता है सी, वंडरवाल इक्वेशन। ये वाली स्टेटमेंट है ये एज इट इज़ एफएससी की बुक में गिवन है। वंडरवाल इक्वेशन का हमें पता ही है कि वंडरवाल इक्वेशन होती है P + A/V² होती है, ठीक है, V2 होती है। तो राइट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें से कौन सा है जिसका जो स्ट्रॉन्ग एसिड शो करता है, करेक्टर शो करता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये है कि जिसका जो इजीली प्रोटॉन डोनेट कर सकता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें HF जो है वो है वीक एसिड होता है। क्योंकि इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ठीक है, इसके अंदर मौजूद होती है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। HF के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो सकता, मुश्किल से रिमूव होता है या नहीं हो सकता। तो HF तो वीक, HF जो है अगर पूछा जाए कि इसमें से वीक एसिड कौन सा है तो HF वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान पे अगर आयोडीन, सॉरी यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ से हाइड्रोजन इजीली रिमूव होता है। तो राइट आंसर जो है हमारा HI बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हाइड्रोजन आयोडाइड, वीक एसिड जो है HF। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आइस ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन लिक्विड वाटर बाय। यहाँ पे हमने पढ़ रखा है कि जो आइस को जो जब वाटर को फ्रीज करते हैं, ठीक है, तो आइस बन जाती है। आइस में जो 9% होती हैं, 9% एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, ठीक है, आइस के अंदर। फिर क्योंकि उसका वॉल्यूम जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो स्पेसेस होती हैं वो 9% इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है, 9% स्पेसेस इसके अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए 9% जो होता है वो हम अगर निकालें 9 / 100 तो ये बनता है 0.09। तो ये राइट आंसर हो। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए परसेंटेज देने के बजाय आपको पॉइंट में दे दिया है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 9% एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, तो राइट आंसर ए बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो मैनोमीटर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्फेगमोमीटर जो है ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा मैनोमीटर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज एप्लीकेबल टू। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है किस में एप्लीकेबल होती है। रियल गैसेस में नहीं होती, आइडियल गैसेस में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है। इसके हमने बहुत से पोस्टुलेट भी पढ़े हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, ठीक है। तो आइडियल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द एडहेसिव नेचर ऑफ हनी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। एडहेसिव नेचर हनी जो है वो
एडहेसिव नेचर में क्यों होता है, चिपका सा क्यों होता है, कि उसकी वजह यह है कि उसके अंदर जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर प्रेजेंस होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है इसकी जो हनी की जो नेचर होती है वो एडहेसिव होती है, ठीक है। आयनिक फोर्स की वजह से भी नहीं होती, डी बाई फोर्स भी नहीं होती ना, तो इसमें राइट आंसर हमारा सी बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हनी की जो नेचर होती है वो एडहेसिव होती है, ठीक है, चिपकी चिपकी सी होती है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। In order to mention the boiling point of water at 110 डिग्री सेल्सियस the external pressure should be। तो यहाँ पे देखें कि जो बॉइलिंग वाटर होता है उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने पढ़ रखा है कि एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है। जितना एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो देखिए एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 760 टॉर होता है, ठीक है, वो 760 टॉर होता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो बॉयल हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 100, अगर वाटर का जो टेम्परेचर होता है 100 हो तो वो उसका जो प्रेशर होता है 760 टॉर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 110 है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसका जो प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो ये बिटवीन 760 टॉर एंड 1200 टॉर, इसके दरमियान में जो इसका एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो होगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो कि, ठीक है। नेक्स्ट कोई